देश में कोरोना की लहर का असर थोड़ा कम होता दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2.5 लाख से कम नए केस सामने आए हैं, जो मई महीने में अब तक एक दिन में सबसे कम केस हैं। लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरावने वाले हैं। बीते 24 घंटों में 4,454 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 2,22,000 मामले रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। 40 दिन के बाद ये अब तक के सबसे कम मामले सामने आए हैं। जिला स्तर पर भी कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। 3 मई तक रिकवरी दर 18 से ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे बढ़ी तो ये 81 को भी पार कर गई थी, जो अब बढ़कर 88.7 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 22 दिनों में देश में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी देखी जा रही है। 3 मई के समय देश में 17.13 सक्रिय मामले थे और अब ये घटकर 10.17 रह गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में सक्रिय मामलों की संख्या में तकरीबन 10 लाख की कमी भी आई है। फिलहाल देश में 27 लाख केस एक्टिव हैं, लेकिन इस पर राजनीति किस तरीके से हो रही है वो आपको दिखाते हैं। हमारा लक्ष्य संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लेना। एक तरफ सरकार जनता के सहयोग से संक्रमण को नियंत्रित करने में लगी है, पीड़ित परिवारों की सेवा में लगी है। हम उनके लिए अनेकों योजनाएं बना रहे हैं, हम उनकी तकलीफें कम करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है, और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। जैसे कोरोना का डर अब तक था, ठीक वैसे ब्लैक फंगस। देखिए, बिल्कुल कहा आपने। यहाँ पे जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो स्थिति थी वो दिल्ली के अंदर भी डरावनी थी और राज्यों के अंदर भी डरावनी थी। मगर कहीं ना कहीं अब स्थिति जब कोरोना की सुधरने लगी है, यानी कि उसमें गिरावट आने लगी है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अब ब्लैक फंगस भी अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। और लगातार दिल्ली के अंदर की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, वहां पर भी ब्लैक फंगस के मरीजों की गिनती बिल्कुल लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि ज्यादातर यही बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि जिनको कोरोना की जो शिकायत थी, जिनका इलाज हुआ है, उनके अंदर ज्यादा सिम्टम मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के। और कहीं ना कहीं जिनको शुगर है या फिर जो और बीमारियां थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है। मगर लगातार कहीं ना कहीं राज्य सरकारें की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट आएगा। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के अंदर गिरावट आया, तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के अंदर भी उसका गिरावट आएगा। मगर देखना होगा वो गिरावट कब आएगा, क्योंकि अभी तक ब्लैक फंगस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दहशत का काम कर रहा है। जी, ब्लैक फंगस को लेकर डर यह है कि जिस तरीके से हमने देखा, कोरोना की तो खैर कोई दवाई नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस की दवाइयां ही कम पड़ रही है। सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए दवाई जरूर है उनके पास, मगर वो इलाज किया जा रहा है और ये पुरानी बीमारी है, कोई नई बीमारी नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर कहीं ना कहीं अभी जो नाम दिया जा रहा है ब्लैक फंगस, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दहशत का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं लोग बात सोच रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी से नहीं निजात मिल पा रही थी और कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस भी अपना पैर पसार रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से डॉक्टरों की तरफ से कोशिश की जा रही है, हर अस्पताल के अंदर ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी इलाज किया जा रहा है और दूसरी तरफ कोरोना का इलाज किया जा रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा वो स्थिति कब संभलेगी, क्योंकि अभी तक काफी लंबा समय निकल चुका है कोरोना की स्थिति को संभालने के लिए और अभी तक लोगों को वैक्सीनेशन का टीकाकरण नहीं मिल पाया और कहीं ना कहीं उससे निजात नहीं मिल पाई। और दूसरी तरफ ये ब्लैक फंगस जो है वो अपना असर दिखा रहा है। मगर जिस तरीके से ब्लैक फंगस के अंदर मरने वालों की गिनती भी बढ़ती चली जा रही, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों की मुश्किल बढ़ रही है। जी, वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वैक्सीन सरकार को नहीं मिल पा रही है, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही कंपनियों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिल्कुल स्टार्ट हो और यहाँ तक की जो वैक्सीन है जो केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए थी। जी,
दिल्ली सरकार जो है वो निरंतर कोशिश करती है, मगर उनकी कोशिश सफल होती नजर नहीं आ रही है। और देखना होगा कि जिस तरीके से इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, उससे क्या आगे वाले दिनों के अंदर परिस्थिति बनी रहेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार चाहती है कि आने वाले तीसरी लहर से पहले ही बच्चों तक भी टीकाकरण पहुंचाया जाए। मगर देखना होगा क्या टीकाकरण बच्चों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण नहीं मुहैया कराया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि इसके लिए दवाइयां कम पड़ रही हैं। कोरोना को हमने देखा, कोरोना की दवाई ही नहीं है। अब दिक्कत यह है इलाज होगा कैसे, क्योंकि दिल्ली इस समय जिस महामारी से जूझ रही है, भले ही दिल्ली सरकार ने फैसला सही लिया, लॉकडाउन का समय रहते फैसला ले लिया और वो अब असर देखने को भी मिल रहा है। अब ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने की सरकार की तैयारी क्या दिख रही है? जी, लॉकडाउन लगाया था, वो लॉकडाउन अब जाकर सफल क्यों नजर आया, एक महीने का ज्यादा समय हो चुका है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है अपना असर दिखाता नजर आ रहा है। और इसीलिए दिल्ली के अंदर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगभग 1550 तक नीचे गिरावट आई है। दवाई जरूर है, मगर कहीं ना कहीं उसमें भी कमी मिल रही है और कहीं अस्पतालों के अंदर भी देखने को मिल रही है और दवाई तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार कितनी कोशिश करेगी, कितनी जद्दोजहद करेगी केंद्र सरकार के साथ मिलने के लिए, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही सरकारों को जिसका तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है और अस्पतालों के अंदर डॉक्टर भी इसी परेशानी को लेकर कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जी, राजनीति दिल्ली सरकार की तरफ से हो रही है क्या, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है? क्योंकि दिल्ली सरकार को हम देखते बार बार चिट्ठी लिखी जाती है, या फिर थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, चाहे वो वैक्सीन मांगने की बात हो या फिर ऑक्सीजन मांगने की बात हो। उधर से केंद्र को हम देख रहे हैं कि हम तो पूरा दे रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। वैक्सीन भी पूरी मात्रा में दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी पूरी मात्रा में दे रहे हैं। राजनीति हो किधर से रही है, क्या लग रहा है, राज्य सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से? राजनीति दोनों तरफ से हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार को कितनी वैक्सीन दी, और दिल्ली सरकार की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि केंद्र सरकार उनको कितनी स्पष्ट वैक्सीन दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ों का खेल है उसके अंदर ही गड़बड़ हो रही है और उसी को लेकर ही राजनीति की जा रही है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है कि हम पर्याप्त मात्रा के अंदर वैक्सीन दे रहे हैं, तो वैक्सीन जब दी जा रही है दिल्ली को तो वो जाके डर रही है, ये दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल बनता है। मगर दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दी, तो केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल बनता है। तो यहाँ पर जिम्मेवारी दोनों ही सरकारों की बनती है, मगर दोनों ही सरकारें अपने ऊपर से पल्ला बचाकर एक दूसरे के ऊपर पल्ला छोड़ने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं दिक्कत यही है कि दोनों ही सरकारें राजनीति कर रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अगर जनता कहीं ना कहीं गुस्से में आएगी तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा सरकारों को। मगर अभी तक जनता परेशान है और जनता कहीं ना कहीं इलाज चाहती थी, वो इलाज नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को आ रही है। मगर देखना है क्या इसी तरीके की दोनों सरकारें जो है वो राजनीति करती रहेंगी या जनता को राहत देने की कोशिश भी की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में जैसे हालात इस समय हो चुके हैं, कोरोना की लहर का असर थोड़ा बहुत कम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली में हालात कोरोना को लेकर तो हैं ही, लेकिन ब्लैक फंगस का डर और ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस से कैसे लड़ा जाएगा, कैसे इस जंग को जीता जाएगा? हालांकि बीमारी ये पुरानी है, पहले से होती आई है, ये इन्फेक्शन पुराना है, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है, वैसे ही ये भी दिख रहा है कि रफ्तार पकड़ते हुए। हमारा लक्ष्य संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लेना। एक तरफ सरकार जनता के सहयोग से संक्रमण को नियंत्रित करने में लगी है, पीड़ित परिवारों की सेवा में लगी है। हम उनके लिए अनेकों योजनाएं बना रहे हैं, हम उनकी तकलीफें कम करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं,
आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए। और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में जनता की सेवा में लगी रहेगी, हम आग नहीं लगने देंगे। इस वक्त जो देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसमें जितने लोगों की जान गई, बुजुर्गों की जान गई, नौजवानों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है। सरकारी आंकड़े तो आपको अस्पतालों में मरने वाले लोगों की गिनती दे रहे हैं। जो लोग घर में, गांव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के दूर दराज के कस्बों में, गांव में मारे जा रहे हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। बीमार होने वालों की तो कोई गिनती ही नहीं है। उनमें से अधिकतर तो को ये भी नहीं पता, उनको खुद नहीं पता कि उनको कोरोना हो रहा। ये हालत है कि लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। लोगों को लाशों को दफनाना पड़ रहा है। गंगा किनारे लाशें दफनाई हुई दिख रही हैं। लाशों को गंगा में बहाया जा रहा है। ये हालत हो गई आज कोरोना की। और जब भी किसी की मृत्यु का संदेश आता है, हम लोग लिख देते हैं रेस्ट इन पीस, कॉन्डोलेंसेस, बट ये शब्द बहुत खोखले हो गए हैं। मुझे भी शर्म आने लगी है कि ये जो शब्द हम लिख रहे हैं, क्योंकि जिस माँ का जवान बेटा गुजरता है, उस माँ का दुख हम समझ नहीं सकते, कोई नहीं समझ सकता है। जिस बाप की बेटी अपने नाती नातिन को छोड़ के गुजर गई, उस बाप का दुख कोई नहीं समझ सकता। जो बच्चे ऐसे हैं जिनका बाप गुजर गया, माँ गुजर गई, माँ बाप दोनों गुजर गए, उन बच्चों की पूरी जिंदगी पे जो असर है वो हम नहीं समझ सकते, ना उसको हम वापस ला सकते। जवान जवान बच्चे, उनकी ईएमआई कौन भी खड़े हुए हैं। 3-3 बहनें छोड़ के जवान भाई गुजर गए, उन बहनों की शादी कौन करेगा, वो प्रश्न उन परिवारों में खड़े हुए हैं। माँ बाप के जवान बच्चे गए, अब क्या उस परिवार का प्रश्न आज हमारे सामने है। सबसे बड़ा कष्ट जिस मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं वो ये है कि इसमें से ज्यादातर मौतों को अगर आप आंकड़े करें, आप अड़ोस पड़ोस में पूछें, आप अस्पताल डॉक्टर से पूछें, किसी भी कॉलोनी का आप आकलन कर लें, ज्यादातर मौतें वो हैं जो 45 साल से कम उम्र के लोगों की। बड़ा तबका वो है कि मृत्यु हुई है। मैं समझता हूं कि करीब 50% लोग हैं जिनको। मुरारी संवाददाता मुंबई से समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, कोरोना का कहर जिस तरीके से मुंबई में देखने को मिल रहा है, ब्लैक फंगस के मामले भी वैसे ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, सरकार के लिए भी क्या इंतजाम है और सरकार कितनी तैयार है? जी काजल, बिल्कुल सही कहना है। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी कहर महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार चर्चा कर उन तमाम कोविड सेंटर्स हो या फिर नए अस्पताल में डॉक्टरों की टीम, इसे लेकर के लगातार तैयारियां चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर थोड़ी भी शिकायत होती है तो उसे तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को नजदीकी अस्पताल में दिखाना जरूरी होगा, नहीं तो संक्रमण जिस तरीके से कोरोना का बढ़ा था, अगर उस तरीके से ब्लैक फंगस का भी बढ़ता है तो हालात काफी गंभीर होंगे। काजल, टास्क फोर्स का एक गठन किया गया था बच्चों के लिए, क्योंकि कोरोना में नए म्यूटेंट का खतरा है कि बच्चों में वो असर कर सकता है। जो नया म्यूटेंट है उसको लेकर एक टास्क फोर्स का गठन सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया। किस तरीके से ये काम करेगी, कितने लोग इसमें होंगे, कब से इसका काम शुरू हो जाएगा?
देखिए, इसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। 2 से 4 दिन में बृहन-मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है इकबाल चहल, वो भी इस टीम में शामिल रहेंगे, नजर रखेंगे कि आखिर किस तरीके से की जा रही है। लगभग 70 से 80 ऐसी टीमें होंगी जो तमाम इलाकों में उन इलाकों में सर्च करेगी जहां पर इसका संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है या जहां पर इसके पेशेंट जो है कि बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। सबसे प्रथम प्राथमिकता ये होगा कि इलाके का जो चयन करना काफी जरूरी होगा, क्योंकि उसके इलाके पाबंदी या फिर उपचार के लिए सही व्यवस्था कर पाएंगे। क्योंकि मुंबई सहित महाराष्ट्र की बात करें तो ताबड़तोड़ इतनी बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस को लेकर कोई चीजें या तैयारियां कर पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा था कि उद्धव सरकार किस तरीके से नाकामयाब हुए थे। तो इस बार यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उन इलाकों का चयन किया जाए जहां से सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज पाए जा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पहले से ही तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़े कोविड अस्पताल का शुभारंभ खुद आदित्य ठाकरे ने किया है। अब बच्चों में जो डर है नए म्यूटेंट का कि खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, बच्चों के लिए इंतजाम क्या है? कोई अस्पतालों में कुछ इंतजाम इस समय दिख रहे हैं या फिर अलग से सेंटर्स बनाए गए हैं, अस्पताल के निर्माण अलग से कराए जा रहे हैं, कोई व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है प्रदेश में? देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चों के अस्पताल थे, उनके अलावा जो नायर, कूपर, टाटा वाडिया, ये जो अस्पताल हैं, यहाँ पर भी बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए जो है कि आदेश दिए गए हैं। वहीं अगर मुंबई से सटे ठाणे, पालघर, न्यू मुंबई की बात करें तो वहाँ भी जिला अधिकारी, जिला प्रशासन के साथ लगातार चर्चा कर अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से व्यवस्थाएं करने की तैयारी चल रही है। जैसे कहा गया है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा, तो लगातार खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अपील कर रहे हैं कि अगर कुछ भी शिकायत होती है तो तुरंत उसकी जांच कराएं, ताकि इसके चयन को तोड़ा जा सके और बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जी करिश्मा। बहुत शुक्रिया मुरारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई में भी लगभग ऐसे ही हालात हैं, चाहे ब्लैक फंगस को लेकर हो या फिर कोरोना को लेकर हो। दिक्कतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही, क्योंकि इलाज मिल नहीं पा रहा है। इलाज की सबसे ज्यादा समस्या इस समय सामने आ रही है। लगातार दूसरे दिन 2.5 लाख से कम केस हैं। देश भर का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कोरोना केसेस का जो ग्राफ है वो तो गिर रहा है, वो तो कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, राहत की बात है, क्योंकि मामूली सा ग्राफ है। एक वक्त हुआ करता था जब 4 लाख को ये आंकड़ा पार कर चुका था। बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई थी पूरे देश की भी, सरकार की भी, स्वास्थ्य विभाग की भी, कि इस 4 लाख के आंकड़े को खत्म कैसे किया जाएगा, इसको कम कैसे किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरा, वक्त के साथ साथ ये आंकड़ा भी नीचे आता चला गया, कम होता चला गया। लेकिन अभी भी देश में 2.5 लाख केस अगर एक दिन में आ रहे हैं, फिर 24 घंटे में भी आ रहे हैं, तो ये भी चिंता है कि वो केस आ कहां से रहे हैं, कौन से राज्य से आ रहे हैं, महिलाएं कितनी हैं उसमें, पुरुष कितने हैं उसमें, बच्चे कितने हैं। क्योंकि हम दिल्ली की स्थिति अगर देखें तो वहाँ की स्थिति बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। एक वक्त था जब लगभग 26-27 हज़ार केसेस 24 घंटे में आ रहे थे, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां सही होती चली गई, लॉकडाउन लग गया, परिस्थितियां नियंत्रण में आती चली गई। अब वक्त वो आ गया है कि 1550 केसेस 24 घंटे में दिल्ली में आ रहे हैं। गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना का हाल बताइए, किस तरीके से क्या अपडेट है, इलाज लोगों का किस तरीके से किया जा रहा है? कोरोना की अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो अब जो कोरोना की लहर है वो धीरे धीरे कहीं संक्रमण दर अब कम होती नजर दिख रही है। अगर बात करें पूर्व की बात करें तो जहाँ मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा कोरोना संक्रमित केस आ रहे थे, मृत्यु दर भी बढ़ रही थी, लेकिन अब वर्तमान की अगर बात करें, बीती रात की बात करें तो कोरोना के आंकड़े जो है 3.8% की दर से मध्य प्रदेश के सामने आ रहे हैं। 2936 मामले सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें हालांकि 60 लोगों की मौत भी है। तो हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। जो ग्राफ एक समय लगातार बढ़ रहा था मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से और लगातार बढ़ते सामने आ रही थी, वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। हालांकि इलाज की बात करें तो सरकार कोरोना के लिए तो जो व्यवस्थाएं थी वो अभी भी वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब जो पहले बेडों के लिए और ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों की किल्लत मध्य प्रदेश को झेलनी पड़ रही थी। हालांकि अब वो कम पॉजिटिव आंकड़े कम आने की वजह से उस पर कहीं ना कहीं वो दिक्कतों का सामना अब नहीं करना पड़ रहा। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ब्लैक फंगस बन चुकी है।
ब्लैक फंगस की वजह से अब लगातार मध्य प्रदेश में आंकड़े ब्लैक फंगस के बढ़ रहे हैं। करीब 600 से ज्यादा जो है ब्लैक फंगस के आंकड़े मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। वहीं 35 से 40 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत भी हो चुकी है। तो जो पूर्व में समस्याएं थी कोरोना को लेकर, इंजेक्शन को लेकर, अब वर्तमान में वही सेम समस्याएं उन्हीं कोरोना पेशेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है उसके लिए बन चुकी है। क्योंकि ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है उसकी काफी ज्यादा कमी देखने को सामने आ रही है। मात्र 2000 ही इंजेक्शन अभी मध्य प्रदेश में गुजरात से आए थे, जो कि बेहद ही कम थे। चूंकि एक ही पेशेंट को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन काफी ज्यादा मात्रा में लगने होते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतों का सामना अब लोगों को वर्तमान में ब्लैक फंगस की वजह से करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि जल्द से जल्द जो ब्लैक फंगस की दवाइयां हैं उनको एकत्रित कर लिया जाएगा। उनको जो है केंद्र सरकार के थ्रू 24,000 इंजेक्शनों का जो पत्र के माध्यम से मंगवाने का एक रिक्वेस्ट भी किया गया है। तो जल्द से जल्द वो दवाइयां आने की बातें कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी ब्लैक फंगस है। और ऐसे में ब्लैक फंगस के साथ साथ अब जो है कोरोना की तीसरी लहर जो सबसे ज्यादा भयावह बच्चों के लिए मानी जा रही थी, वो भी इंदौर में उसका भी कहीं ना कहीं रूप देखने को मिल सकता है। ब्लैक फंगस के बाद जो है अब बच्चे भी, इंदौर की अगर बात करें तो करीब 15 बच्चों में से 4 बच्चों की जो कोरोना की तीसरी लहर जिसे कहा जाता है उसका संकेत देते हुए कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 4 लोगों की जो मृत हुई है बच्चों की, उनमें कोरोना के लक्षण भी दिखे हैं, जो कि पॉजिटिव दिखे हैं। तो सबसे बड़ी अब चिंता सरकार के लिए और आम जन के लिए अब कोरोना की जो तीसरी लहर है वो छोटे बच्चों के लिए भी बन चुकी है। जी का बहुत शुक्रिया गणेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इस समय संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। संदीप जी, जैसी राजनीति इस समय हो रही है कोरोना के मामले में, मैं कमलनाथ के बयान का ही जिक्र आपके सामने करना चाहूंगी। भारत म्यूटेंट इसको कह दिया जाता है। कई ऐसे नाम हैं जो कि सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए काजल जी, मैं राजनीति तो शुरू से चली आ रही है। आपने देखा होगा जब कोरोना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और वैक्सीन को लेकर भी निगेटिव थॉट्स पब्लिक में फैलाए गए, तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश की राजनीति बहुत ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में कोरोना है। और कोरोना के साथ साथ जिस तरीके से ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस की बात हो रही है, ये बहुत ही डरा देने वाली चीजें हैं। और इनके चीजें भी अब सामने आने लगी है, ये प्रॉब्लम भी सामने आने लगी है, इनके पेशेंट्स भी सामने आने लगे हैं। तो आने वाली स्थिति क्या होगी, कैसे सरकार कंट्रोल करेगी, कैसे दवाइयों का इंतजाम करेगी, कैसे मेडिकल फैसिलिटीज देने का काम करेगी, ये सब चीजें हकीकत में सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। दिल्ली के हम हालात इस समय देख रहे हैं। दिल्ली को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वहां पर कई वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जिनको बंद करना पड़ा है। अब दिल्ली सरकार का कहना यह है कि उनके पास वैक्सीन बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सेंटर बंद करने पड़े हैं। क्योंकि केंद्र से कहा, केंद्र उनको वैक्सीन नहीं दे रहा है। और जो वैक्सीन की कंपनियां हमारे देश में है, जब उनसे कहा गया तो वो भी दिल्ली सरकार को वैक्सीन नहीं दे रही है। क्योंकि उनका कहना है कि हम सिर्फ उतनी वैक्सीन बनाएंगे जितना भारत सरकार की तरफ से कहा जाएगा। तो सबसे बड़ा संकट यह है कि यहाँ राज्य और केंद्र के बीच में बन नहीं पा रही है। बिल्कुल काजल, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। वही मैंने आपको बताया, हमारे देश की जो राजनीति है वो इस तरीके की राजनीति है कि उन्हें अपने पॉलिटिकल हित साधने के लिए काम करना है, जनता की भलाई के लिए या हिंदुस्तानियों के लिए काम नहीं करना है। हमारे देश की राजनीति ये देखने लगी है दिल्ली में किसकी सरकार है, हमारे देश की राजनीति ये देखने लगी है कि पंजाब में किसकी सरकार है। तो इस तरीके से आप देश हित और देश के लोगों का हित तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे निस्वार्थ भाव से काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्हें अपने लोगों के लिए काम करने की जरूरत है, न कि किसी राजनीतिक दल के लिए काम करने की जरूरत है। तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अदरवाइज आने वाले टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज को और नेताओं को इसके बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, सोच बदलने वाली, जैसी आप बात करें कि सोच बदलनी पड़ेगी सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। लेकिन हमने देखा है ऐसा होता नहीं है हमारे देश में। चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसी बिल के पास करने की बात हो, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो या फिर कोई प्रस्ताव जा रहा हो, ऐसा होता नहीं है जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाए, एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ लिया जाए। कोई अगर परेशानी है तो उसका समाधान कर लिया जाए, ऐसा हमने देखा ही नहीं है। हमारे देश की राजनीति में ऐसा होता ही नहीं है। ये बहुत गंभीर समस्या भी है। ये सच है काजल, इस तरीके से नहीं होता है और इसी के दुष्परिणाम है जो हमारे देश की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान चली गई,
जिस तरीके से आपने देखा लोगों को दवाइयां नहीं मिली, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिले, ये कहीं ना कहीं हमारी एक गंदी राजनीति का ही कारण था। अगर हमारे यहाँ पॉजिटिव राजनीति होती, देश हित की राजनीति होती, डेवलपमेंट की राजनीति होती, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता। इसी समस्या की वजह से, राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से हमारे देश में आतंकवाद पनप जाता है। हमारे देश में ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमारी जो राजनीति है उसकी वजह से वो चीजें पैदा हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा और देश का जो एक सिस्टम है उसको लाइन पे लाने के लिए हमें ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा, हमें ऐसी पार्टीज को खड़ा करना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी विचारधाराएं हैं जिनकी वजह से इस तरीके की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। एक शब्द है जो कि लगातार चर्चाओं में आता है, चाहे वो विपक्ष को अगर मैं खासकर कहूं, आपदा में अवसर तलाशना। आपदा में अवसर तलाशना विपक्ष की तरफ से हम ज्यादातर देखते हैं, क्योंकि लगातार कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री खुद को फेमस करने की कोशिश करते हैं, फोटो खिंचवाते रहते हैं वैक्सीन के साथ या फिर किसी भी अन्य चीजों के साथ में। लेकिन ये आपदा में अवसर वाला जो शब्द है, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, ये अगर नेगेटिव तरीके से ना लिया जाए तो शायद पब्लिक का भला हो सकता है, यहाँ पर राजनीति ना करके। देखिए, बिल्कुल सही बात है काजल। हमारे देश में आपदा में अवसर तलाशने की राजनीति आज से नहीं है। आजादी के बाद से, जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर आज तक अपने नेताओं को प्रमोट करना, आपदा में नेताओं को प्रमोट करने का एक बहाना मिल जाता है। आप देखेंगे चाहे कहीं खाना देना हो भूखे को, वहां पे भी बैनर पोस्टर नेताओं के लग जाएंगे। चाहे किसी को कुछ भी करना हो, इवन आप देख रहे होंगे ये इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, इनमें भी राजनीति हो रही है, इनमें भी पॉलिटिकल पार्टी अपना हित साधने में लगी हुई है, अपना प्रोपोगेंडा चलाने में लगी हुई है, अपना प्रमोशन करने में लगी हुई है। तो ये दुर्भाग्य है देश का। इस तरीके का कुछ लॉ, इस तरीके का कुछ कानून होना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां अपना प्रमोशन ना करें। देश की सरकार है, और सरकार के झंडे के नीचे हमारे संविधान के तहत इस तरीके के कार्य होने चाहिए। ठीक है संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश में हालात ऐसे हो चुके हैं, आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश सरकार की तरफ से भी हो रही है और विपक्ष की तरफ से भी हो रही है, जो कि सरासर गलत है। सभी को एकजुट होकर एक साथ आना चाहिए, तभी इन बीमारियों से हमारा देश लड़ सकता है और जीत सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।